गोरखा हित सर्वोपरि। दार्जिलिंग के मुखर नेता एवं सचेतक रहे गोरखा जननेता मदन तामांग की आज 10वीं पुण्यतिथि है। आज उनको पहाड़ की जनता के समेत देश भर के गोरखाली समाज के लोग याद कर रहे हैं। आज ही के दिन 21 मई 2010 को दार्जिलिंग में उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। आज हम बात करेंगे मदन तामांग की। मदन तामांग का जन्म 1 जून 1948 को मन बहादुर तामांग और लामू तामांग के घर दार्जिलिंग जिले के मेघमा गांव में हुआ था। वह 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने दार्जिलिंग के सेंट रॉबर्ट्स स्कूल से पढ़ाई की और फिर दार्जिलिंग के नॉर्थ पॉइंट के सेंट जोसेफ कॉलेज से मानविकी विषय में स्नातक की डिग्री पूरी की। उनका विवाह भारती तामांग से हुआ। मदन तामांग ने भारत नेपाल सीमा पर मेघमा के आसपास अपनी पैतृक भूमि में एक चाय स्टेट की स्थापना करके अपने चाय के व्यवसाय में भी प्रवेश किया था। मदन तामांग ने 1969 में कॉलेज में रहते हुए राजनीति में प्रवेश किया, जब वे उस समय के प्रसिद्ध अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता देव प्रकाश राय के करीबी सहयोगी बन गए। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय गोरखा लीग की युवा शाखा तरुण गोरखा का नेतृत्व किया और अपने वक्तव्य कौशल के लिए अच्छी तरह से जाने लगे एवं लोकप्रियता उनको लगातार मिलती रही। आखिरकार वह 1977 में गोरखा लीग के जिला सचिव बने। हालांकि उन्होंने 1980 में एक नए संगठन प्रांत परिषद में शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए सुभाष घिसिंग के साथ मिलकर काम किया था। घिसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट उस समय शुरू नहीं किया था। मदन तामांग ने 1980 के दशक में गोरखालैंड राज्य की मांग की। इस बीच नेपाली भाषा मान्यता समिति जैसे संगठनों के साथ प्रांत परिषद ने संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया और इस तरह वह घिसिंग के एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी भी बन गए। 1986 और 1988 के बीच उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के इस्तेमाल के लिए घिसिंग की खुले तौर पर आलोचना भी की थी, जिसके लिए सेंट काफू के पास मेघमा में उनके पैतृक घर में आग भी लगा दी गई थी। 1992 में तामांग ने गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट (GDF) की शुरुआत की ताकि संविधान में नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के विरोध का मुकाबला किया जाए, क्योंकि उस समय GNLF नेपाली भाषा के बजाय गोरखाली भाषा की मांग कर रही थी। 2001 में GDF का अखिल भारतीय गोरखा लीग में विलय हो गया और मदन तामांग गोरखा लीग के अध्यक्ष बन गए। दार्जिलिंग पहाड़ियों में सुभाष घिसिंग और GNLF के पतन के बाद विमल गुरुंग के नेतृत्व में एक नई पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उदय के बाद मदन तामांग ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मुखर विरोध के लिए अपना मार्ग चुना, जहां पे उन्होंने विमल गुरुंग एवं अन्य मोर्चा नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दार्जिलिंग के मुखर नेता एवं सचेतक रहे गोरखा जननेता मदन तामांग की आज 10वीं पुण्यतिथि है। आज उनको पहाड़ की जनता के समेत देश भर के गोरखाली समाज के लोग याद कर रहे हैं। आज ही के दिन 21 मई 2010 को दार्जिलिंग में उनकी। नमस्कार, हमारे साथ आज मौजूद है पहाड़ के महान गोरखा नेता स्वर्गीय नेता मदन तामांग जी के भाई एवं जन आंदोलन पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर लामा जी। अमर लामा जी, आपका स्वागत है। हेलो, थैंक यू। अमर लामा जी, पहला सवाल, मदन तामांग जी को कैसे याद करते हैं? 10 साल हो गए हमारे बीच, आज वो नहीं। और आज उनका वो 10वां पुण्यतिथि थे वहाँ पे। तो हम लोग तो मैं पर्सनली वहाँ पे गए। अभी भी दार्जिलिंग में कई लोग वहाँ के वो जो अनुपस्थिति को ये लोग याद करते हैं, क्योंकि मदन तामांग एक दार्जिलिंग का आवाज बन के बोलते थे सभी मुद्दे पर। तो आज वहाँ नहीं है हमारे साथ, हमारे बीच में। तो अभी दार्जिलिंग में एक वॉइड है, एक वैक्यूम मदन तामांग का वो देहांत के बाद।
सर, जिस तरह से आपको लगता है कि पहाड़ में बहुत निर्भीक नेता थे, बहुत आगे विजनरी नेता थे मदन तामंग जी। मदन तामंग जी को 10 साल होने के बावजूद अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस दिशा में आप परिवार के सदस्य होने के नाते एवं एक पहाड़ के राजनीतिज्ञ होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुद्दा तो अभी न्याय का तो क्या है कि जितना भी आरोपी है उन लोगों के विरोध में आरोप पत्र तो दाखिल हुआ है कोर्ट में, आरोप भी तय हुआ है कईयों के, लेकिन एक प्रमुख जो आरोपी है उसको सेशन कोर्ट कैलकाटा से सिटी सेशन कोर्ट, जहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार को ये मामला को ट्रांसफर किए थे, वहाँ पे उसे आरोप से उसको वरी किए थे। उसके विरोध में भी हम लोग हाईकोर्ट में मुद्दा दायर किए है। और दूसरा एक याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार में है। इसीलिए अभी ट्रायल जो होना बाकी है, इसी वो तो होगा ही, समय लगेगा, लेकिन ये मदन तामंग का जो मर्डर केस का ट्रायल जरूर होगा। और हम परिवार लोग अभी भी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर हमारा पूरा आस्था है। एक दिन जरूर हम लोगों को न्याय मिलेगा। सर, इसके अलावा अंत में आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, पहाड़ ने एक जनप्रिय नेता खोया, एक विजनरी नेता खोया। पहाड़ में अभी किस तरह की कमी है मदन तामंग जी के जाने के बाद? आपने जो कहा कि विजनरी नेता, तो दार्जिलिंग में अभी भी कमी पड़ा है। मेरे बड़े भाई सभी समय लोगों को सचेत कराते थे। जितना भी मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा, लोकल मुद्दे पर उसका विजन था। वो विजनरी एक लीडर थे। लेकिन विडंबना ये है कि अभी भी दार्जिलिंग में सस्ता किस्म का राजनीति यहाँ का आदमी, मतलब लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए दार्जिलिंग में मदन तामंग जैसा नेता मिलना अभी समय लगेगा। चलिए सर, आज में जी सर, आज आपने हमसे बात की, एक मुश्किल समय परिस्थिति आपने देखी है एवं पहाड़ की जनता उनको याद करती है, अपने दिलों में याद करती है। इस चीज का आपको गर्व भी होना चाहिए कि मदन तामंग जी के परिवार से आप है और बहुत अच्छे नेता, एक महत्वाकांक्षी समाज के लिए ऐसे नेता का खोना वाकई समाज के लिए भी बहुत बड़ी हानि है। आज के दिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है भारतीय गोरखा परिसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, शिक्षाविद, गोरखाली समाज के चिंतक एवं न जाने कितनी प्रतिभाओं के धनी गोरखाली शख्सियत डॉक्टर मुनीष तामंग जी। मुनीष तामंग जी हमसे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मुनीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीष जी, एक दशक बहुत लंबा समय होता है। जी। मदन तामंग जी की हत्या कर दी गई, एक बहुत बुरा वाकया पहाड़ ने देखा। क्या कैसे याद करेंगे आज उनकी श्रद्धांजलि? अभी भी मुझे ये स्मरण बहुत ताजा है। जब मुझे खबर मिली थी, मैं दिल्ली में ही था उस समय में, मई की गर्मी की छुट्टियों में हम घर में थे, तो मुझे जब खबर आया कि मदन तामंग जी को के ऊपर आक्रमण हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है, बड़ा ही हमें स्तब्ध कर देने वाली और बड़ा शॉकिंग सा एक न्यूज आया था। और वो जो शौक है अभी तक मेरे मन में ताजा है। जब भी उनको स्मरण करता हूँ, जब इनको याद करता हूँ, तो यही शौक हम फिर से हमारे जहन में आती है। और मदन तामंग जी हमारे बड़े के साथ बड़े नजदीकी से काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था। विभिन्न फोरम में, विभिन्न
मंचों में उनके साथ मिलकर काम करने का मौका मुझे मिला था, चाहे वो भारतीय गोरखा परिसंघ के मंच में हो या अन्य मंच में हो। और मैं हमेशा उनको स्मरण करता हूँ एक निर्भीक व्यक्तित्व के रूप में, एक वीर व्यक्तित्व के रूप में, और जो अपने शब्दों को बड़े सहजता से रखते थे और बिना डर के और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के अपने विचारों को रखते थे। उसी प्रकार से मैं उनको जानता था और आज भी मैं उनको इसी प्रकार से स्मरण करता हूँ। सर देखिए, 10 साल हो गए, एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, न्याय अब तक 10 साल दूर। क्या जी। लगता है कि उनकी न्याय में क्या पेचीदगी है? कभी उनको न्याय मिल पाएगा? बतौर आप उनके कलीग और साथ काम की है आपने, बहुत हम्म। चीजों को आपने मिलके देखा होगा। आपको लगता नहीं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए? मदन तामंग जी को न्याय मिलना चाहिए, इस बात को केवल उनके परिवार वाले ही नहीं, मैं ही नहीं, संस्थाओं के लोग नहीं, परंतु संपूर्ण दार्जिलिंग के और जितने भी गोरखा लोग हैं सभी लोग चाहते हैं मदन तामंग जी को न्याय मिले। क्योंकि जिस प्रकार से उनका हत्या किया गया बीच सड़क में, एक बिजी स्ट्रीट में उनको जिस प्रकार से हत्या की गई, बहुत ही निर्मम प्रकार से, ये बिल्कुल ही एक मानव समाज में ये किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है, वो किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि सिर्फ मदन तामंग जी के लिए ही नहीं, परंतु एक कानून को ऊपर रखने के लिए और दार्जिलिंग के समाज को इस प्रकार के बर्बरता से बचाने के लिए और बर्बरता को एक ठीक अंजाम देने के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए। और अभी भी उनके परिवार वालों ने न्याय प्रणाली पे आस्था रखा है, हम भी उनके साथ न्याय प्रणाली में आस्था रखते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फेवर के उनको न्याय प्रणाली में लाया जाए और उनको जो उचित दंड है वो दिया जाए। उसके अलावा सर, पहाड़ ने एक विजनरी, एक दूरदर्शी नेता को खोया, क्योंकि जी। जनप्रिय नेता थे, काफी उनकी लोकप्रियता थी। क्या मानते हैं कि इन 10 साल में पहाड़ की राजनीति ने क्या खोया? मैं इससे आपसे थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोकप्रिय नेता थे, क्योंकि लोकप्रिय जिस प्रकार से नेताओं को माना जाता है, क्योंकि लोकप्रियता के लिए नहीं, नेता लोग कई बार सत्य को छुपा जाते हैं, कई बार झूठ भी बोल देते हैं। उनको लगता है कि ये बोलने से हमें शायद लोकप्रियता हासिल होगी। मदन तामंग जी लोकप्रिय तो थे, मगर उनको लोकप्रियता की कोई चिंता नहीं थी। वो ये कभी अपने विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, या लोकप्रिय बनने के लिए कोई झूठ नहीं बोलते थे, लोकप्रिय बनने के लिए किसी शब्दों को छुपाते नहीं थे। जैसा उनको ठीक लगता था, जो उनको कन्विक्शन था, उसको बिना लोकप्रियता के डर के, लोकप्रियता खोने के डर के बिना ही वो अपने बातों को बिल्कुल सटीक प्रकार से रख देते थे। तो उनके चले जाने से मुझे ये लगता है, ये हम सब के लिए एक सोच की बात है। केवल मदन तामंग के जो सहानुभूति रखने वाले थे या उनके जो नजदीकी के साथ जिन्होंने काम किया उनके लिए ही नहीं, परंतु हम एक समाज के रूप में भी हमारे लिए एक सोचने वाली बात है कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक सस्ती लोकप्रियता या एक ईमानदार, एक सच्चा व्यक्ति, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मदन तामंग ने हमें ये दिखाया कि हमें सस्ती लोकप्रियता के पीछे नहीं चलना है। सस्ती लोकप्रियता जो जनता को, आवाम को भटका दे और आवाम को झूठ बोल दे और आवाम को गलत आश्वासन दे, ऐसी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के पीछे हमें नहीं चलना है, परंतु एक ईमानदार नेतृत्व और एक ईमानदार नेता के रूप में जो सत्य है उसको सत्य के रूप में रखने की एक हिम्मत रखनी चाहिए। ये मदन तामंग जी हमें सिखा के गए हैं। और हम आने वाले दिनों में, हम जितने भी उनसे यंगर लोग हैं, उनसे जो उनके जो अनुज लोग हैं, हम सभी के लिए एक शिक्षा है कि हमें सत्यता के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जो सत्य है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए और लोगों को भी इसी सत्य से अवगत कराते हुए एक ठीक पॉलिटिक्स हमें करना चाहिए। ये उनका सबसे बड़ा हमारे लिए सीख था। सर, अंत में एक संक्षिप्त में एक आपसे जानना चाहेंगे कि वह अगर आज के दिन राजनीति में होते तो क्या आपको लगता है कि दार्जिलिंग में एक बहुत ही सकारात्मक राजनीति की पहल होती? बिल्कुल सही बात है। उनका जो स्पेस था वो स्पेस था, उन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई की थी, जो जगह लिया था राजनीति में, वो ये था कि वो एक सचेत करते थे लोगों को और झूठी राजनीति को वो पर्दाफाश करते थे और नेताओं के झूठ को वो पर्दाफाश करते थे, जनता को अवगत कराते थे। तो कई बार आज भी हम सोचते हैं, कई बार हमारे पॉलिटिकल, हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे पॉलिटिकल क्षेत्र में कई बार झूठ की राजनीति और भावनाओं की राजनीति, भावनाओं में भड़काने वाली राजनीति खूब चलती है। ऐसे समय में हमें मदन तामंग की याद आती है और उनका जो सचेतक का रूप था, सचेतक का एक जो रोल वो प्ले करते थे, अदा करते थे, उसको हम बहुत मिस करते हैं। आपने हमसे बात की और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया हमारे जितने भी ऑडियंस है उनको कि मदन तामंग जी का वाकई पहाड़ की राजनीति, पहाड़ के लोगों के प्रति क्या समर्पण भाव था, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने उनके जाने के बाद खो दिया। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है मदन तामंग, सालिग निर्माण समिति के अध्यक्ष।
शालिक का जो इस्तेमाल किया जाता है नेपाली भाषा में मूर्ति को लेके, मदन तामाङ प्रतिमा निर्माण समिति के अध्यक्ष शक्ति शर्मा जी। शक्ति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? शक्ति जी, देखिए आज 10वीं पुण्यतिथि है मदन तामाङ जी की, पहाड़ के बहुत बड़े नेता और व्यापक जन समर्थन वाले नेता। 10 साल पुण्यतिथि में सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दीपक जी। बेसिकली ये 10 साल जो गुजरे हैं, इस 10 सालों में पहाड़ में बहुत सारे राजनीतिक चेंजेस वगैरह आई हैं और जैसे जैसे राजनीतिक चेंजेस आई है उसके हिसाब से, लेकिन ये जो मदन तामाङ जी के साथ जो इंसिडेंस हुआ था उसके ऊपर जो न्यायिक प्रक्रिया थी वो उस हिसाब से बढ़ती हुई नहीं दिख रही है हमें। और दूसरी तरफ जो है, जो राजनीतिक जो उतार चढ़ाव भी हो रहे हैं दार्जिलिंग में, कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि मदन तामाङ जी की जो संदेश थी, जो मैसेज थी, या वो हमारे जो जाति थी उसको जिस तरफ ले जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक रहे हैं ऐसा लग रहा था। तो इनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उन्हें फिर से एक पुनर्जीवित करने की एक आवश्यकता हमें महसूस हुई और इसीलिए इसका एक माध्यम के रूप में हम लोगों ने उनकी एक जो शालिक थी उसे निर्माण करने का एक एजेंडा लिया हम लोगों ने और उसके ऊपर लगे हुए थे हम लोग। मदन तामाङ जी की प्रतिमा कब तक आप लोगों की समिति उसको स्थापित करेगी? देखिए, कोरोना महामारी के चलते बड़ी चीजें तकलीफ वाली है का नया जो चीज घटनाक्रम के चलते नई तारीख कब तक आपने सोचा है कि कब तक जी, बनाने की उम्मीद है? ऐसा है अभी सबको मालूम है कि हमारा ये जो जब हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था तब 21 मई आज के दिन के लिए ही हम लोगों ने वो डेट तय किया था। उसी हिसाब से हमारे जो मूर्तिकार थे उनके साथ भी बात हो गई, वो काम पे लगे हुए भी थे। मीनवाइल ये जो कोरोना का इंसिडेंस आया, अब स्थिति ये है कि हम भी नहीं बता सकते कि कोरोना का ये स्थिति है जो कब तक एक सामान्य स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का एक फुल प्रूफ कुछ एक अनाउंसमेंट आ जाए। जैसे आज की जो तारीख है 21 में, यहाँ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीजों में रिलैक्सेशन दी हुई है सेंट्रल की नोटिफिकेशन आने के बाद। तब भी हम अभी भी अनसर्टन में ही है कि राइट नाउ किस तरह का एक स्थिति रहेगा। देख लेते हैं अभी ये जो लॉकडाउन का ये जो 4 का जो एक पीरियड है वो जैसे ही खत्म हो जाता है, उस वक्त की एक स्थिति देखने के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे एंड देन डेफिनेटली विल कम आउट विद अ न्यू डेट। ठीक है, कि कब हम लोग कर पाएंगे। जी, तो अभी बोलना थोड़ा अर्ली हो जाएगा। शक्ति जी, देखिए जी। कई लोग कई समय से चाहते थे कि प्रतिमा उनकी लगे, आप लोगों ने इनिशियल लिया है, बहुत अच्छा है। तो कई लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आपके माध्यम से, वो प्रतिमा के बारे में अगर कोई विवरण दे कि किस तरह की प्रतिमा होगी और किस तरह का आपने एक सेटअप लगाने या बनाने की कोशिश की है, उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी दे तो मुझे लगता है कई लोगों की जो मन में एक जगह है कि ये जानना है उनको, तो उनको थोड़ी तृप्त हो जाए उनकी जानकारी। जी, इसमें प्रतिमा में ज्यादा डिटेल्स में बात करने से अच्छा है मैं 2-3 की फीचर्स में मैं आपके साथ बात करूं। नंबर 1 चीज है इसकी जो हाइट्स है वो अराउंड 8 फीट की हम लोगों ने तय की हुई थी आर्टिस्ट के साथ। ठीक है, दूसरी चीज होगी मटेरियल, रिगार्डिंग मटेरियल इज इन फाइबर। बट इम्पोर्टेंट चीज ये था कि क्योंकि दार्जिलिंग का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है आप समझते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस शालिक निर्माण से भी दिक्कतें फील भी हो रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी जो एक सुरक्षा व्यवस्था है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ पे भी ये स्थापित होगा उसके आसपास में भी कुछ सीसीटीवी कैमराज वगैरह, ये सारी चीज और जो लाइट्स वगैरह कुछ अरेंजमेंट्स है जो हम चाहते हैं कि इसके साथ अलग से किया जाए, जो साथ आमतौर पे मतलब शालिक निर्माण के साथ कंसिडर नहीं किया जाता, हम उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं राइट नाउ। अच्छा शक्ति जी, समय की कमी है, अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, चूंकि आपने काफी जी। पहाड़ की राजनीति देखी है और आप एक शालिक निर्माण समिति के अध्यक्ष होने के नाते मदन तामाङ के 10 साल हमारे साथ न होने के पहाड़ की राजनीति में क्या घटनाक्रम रहे, क्या वैक्यूम देखने को मिला उनके न होने के कारण? एक गार्जियनशिप नहीं रहा दार्जिलिंग में। नॉर्मली क्या होता था कि जब तक मदन तामाङ जी थे, ठीक है, तो एक डायरेक्शन एक दिखाते थे वो कि नहीं चलो आप ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और जो पॉलिटिकल यहाँ के जो लीडर्स भी है उनके ऊपर भी एक क्रॉस चेक रहता था हमेशा कि नहीं अगर मैं कुछ गलत करूं तो मेरे ऊपर बोलने वाले कुछ हैं। ठीक है, तो वो वाला एक जो इन्वायरमेंट वो नहीं रहा। तो जो भी लीडर्स थे या जो भी एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था वो एक बेलगाम हो गया। तो सब लोग मनमर्जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसके कारण आप देखेंगे कि दार्जिलिंग में लास्ट
जो 10 ईयर्स है, तो वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी काम, कोई भी किसी भी हिसाब से हम प्रगति की तरफ तो बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो स्थिति जो जो भी थी, जहां भी थी, वो ऐसे ही और खराब होती जा रही है। तो ये जो वैक्यूम है ना, एक क्रिटिक्स की, एक गार्जियनशिप की, कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन दिखाने वाला कोई हो, वो नहीं रहा दार्जिलिंग की राजनीति में। तो ये चलिए एक जी वैक्यूम जी है, वहां पे किसी न किसी की जरूरत जी है अब। जी शक्ति जी, आपने हमसे बात की और एक बड़े गोरखा महान नेता पहाड़ ने जो खोया है, उनको आप प्रतिमा के रूप में जल्द पहाड़ में स्थापित करें, ये कामना करते हुए आपका धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद।